What's up everyone, welcome to another video. This video is the second part of the video which we were doing on IAS 16. IAS 16 की दूसरा पार्ट है जिसके अंदर पहले पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया कि IAS 16 की हमने डेफिनेशन देखी कि IAS 16 हमें क्या बताता है कि किस हवाले से गाइडेंस प्रोवाइड करता है। फिर हमने देखा IAS 16 PPE को किस तरह डिफाइन करे कि PPE क्या चीज़ें होती हैं। फिर हमने इसको IAS 16 को हमने देखा कि PPE को इनिशियली हमने रिकॉग्नाइज कब करना है, अपने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कब करना है। फिर हमने देखा कि IAS 16 हमें बताता है कि किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है हमें, ठीक है। तो वो इनिशियल मेजरमेंट, तो वो सारी हमने इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियल मेजरमेंट, PPE की डेफिनेशन, वो सारी हमने पिछली वीडियो में कर ली हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किस तरह होगी, इसके दो कौन से मॉडल हैं, रिवैल्यूएशन मॉडल और कॉस्ट मॉडल, इसकी डेप्रिसिएशन किस तरह होगी, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट यानी कि भाई हमारे पास हमने लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल ली थी कि हमने एक मशीनरी, हमने एक प्लांट खरीदा था चाइना से, उसको हम लेकर आए थे पाकिस्तान अपनी फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। हमने उसको इनिशियली रिकॉग्नाइज कब करा, जब हमने उसको ख़रीद लिया, ठीक है, जब उसकी ओनरशिप हमारे पास आ गई। फिर हमने उसको मेजर कब करा, अपनी बुक्स में लिखा, किस वैल्यू पे लिखा, इनिशियली कैसे मेजर किया, उसकी कॉस्ट पे मेजर किया। उसकी कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ रही थी, परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट और डिसमेंटलिंग कॉस्ट। वो सारा हमें पूरा कितने का प्लांट पड़ा, कितने का उसके ऊपर लागत आई, 3,40,000 रुपये की, ठीक है। अब चूँकि अब हमें उस एसेट को, उस प्लांट को ऐसे छोड़ नहीं देना, उसको अब दोबारा उसके ऊपर क्या कहते हैं, उसको मेंटेन रखना है, उसके ऊपर और भी हमें क्या कहते हैं, उसकी क्या कहते हैं, बुक रिकॉर्डिंग करनी है, बुक कीपिंग करनी है। तो किस तरह करेंगे, IAS 16 बोलता है आप दो मॉडल्स के थ्रू कर सकते हो, दो मेथड्स के थ्रू कर सकते हो। कौन कौन से मॉडल हैं, एक है रीवैल्यूएशन मॉडल और एक है कॉस्ट मॉडल, ठीक है। दो मॉडल हैं। कॉस्ट मॉडल बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। कॉस्ट मॉडल हमें क्या बताता है कि सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के अंदर क्या आती है, डेप्रिसिएशन वगैरह, नेट बुक वैल्यू निकालना। तो हमें IAS 16 बोलते हैं कि कॉस्ट मॉडल के अंदर आप डेप्रिसिएशन किस तरह निकालोगे, आप उसकी कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन निकालोगे। कैसे भाई, IAS 16 बोलता है कि कॉस्ट पे जिस इनिशियल वैल्यू पे आपने अपने बुक्स के अंदर उस एसेट को रिकॉर्ड करा हुआ है, ठीक है, उसी के ऊपर आप डेप्रिसिएशन की परसेंटेज अप्लाई कर दोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई PPE है, कोई एसेट है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू, उसकी कॉस्ट, उसकी वैल्यू जो बुक कीपिंग है, उसकी जो इनिशियल वैल्यू है, ठीक है, बुक्स के अंदर वो क्या है, 2 लाख रुपए। और आपकी कंपनी की पॉलिसी कि आप उसके ऊपर 20% लगाते हो, ठीक है, हर साल। तो साल के एंड पे आपने 2020 में एसेट खरीदा, 2020 के एंड पे एक साल गुजर गया, आपको डेप्रिसिएशन करनी है, डेप्रिसिएशन का आपने क्या कहते हैं उसको निकालनी है, तो 20% आपको उसकी कॉस्ट पे लगाना पड़ेगा, जो कि 40,000 रुपये बनता है। यानी इसी तरह हर साल उसकी जो सब्सिक्वेंट जो उसकी जो मेजरमेंट होगी वो उसकी कॉस्ट पे ही होगी। 2021 के एंड पे भी आपको उसकी कॉस्ट पे ही 20% लगाना पड़ेगा। इसी तरह क्या कहते हैं 2022 के अंदर भी। तो कॉस्ट मॉडल के अंदर आप कॉस्ट के ऊपर ही हर साल डेप्रिसिएशन अप्लाई करते हो। सिंपल, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। रीवैल्यूएशन मॉडल, ये बड़ा मज़ेदार मॉडल है। इसके अंदर बड़ी क्या कहते हैं अप एंड डाउन्स आ रहे होते हैं, ठीक है। जैसे लाइफ में आपका अप एंड डाउन्स आ रहे होते हैं ना, इसी तरह इस रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर भी। आइए देखते हैं कैसे होता है। भाई रीवैल्यूएशन मॉडल अपने नाम से बता रहे हैं कि हमने एसेट को अपने PPE को रीवैल्यू कर दिया, ठीक है। क्या मतलब, फॉर एग्जांपल आपके पास एक एसेट था, ठीक है, 2 लाख रुपए का, ठीक है। वो एसेट आपको पता चला उसके मार्केट में तो भाई वैल्यू 3 लाख रुपए चल रही है। आपने पता लगाया, आपने पता करा, जो आपके पास एक एसेट था उसकी मार्केट में वैल्यू 3 लाख रुपए चल रही है, ठीक है। जबकि आपकी बुक्स में रिकॉर्ड कितने पे हुआ है, 2 लाख रुपए पे। तो क्या ये ज्यादती नहीं है कि आप अपने क्या कहते हैं एसेट को कम पे रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। आपने अपने एसेट को कम वैल्यू पे रिकॉर्ड करा हुआ है, तो आप अब इसको क्या कर दोगे, रीवैल्यू कर दोगे, ठीक है। अब आप इसको रीवैल्यू कर दोगे किस वैल्यू पे, जो उसकी मार्केट वैल्यू चल रही है, ठीक है। तो इसी मॉडल को हम लोग कहते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल, यानी कि आप अपने एसेट की वैल्यू को रीवैल्यू करते हो। और ये कैसे रीवैल्यू करते हो, कब रीवैल्यू करते हो, आइए देखते हैं। रीवैल्यूएशन मॉडल हमें बताते हैं कि आप अपने एसेट को जब रीवैल्यू करते हो जब आपको पता हो कि इसकी मार्केट में इसकी ये वैल्यू नहीं रही, ठीक है, मार्केट में इसकी वैल्यू चेंज हो गई है, ठीक है। और रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर आपको अपने एसेट को
हर टाइम टू टाइम क्या कहते हैं अपने एसिड को रीवैल्यू करते रहना होता है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि एसिड की टाइप किस तरीके की है। अगर एसिड की ऐसी टाइप है कि उसकी मार्केट वैल्यू बहुत वॉलेटाइल है, ठीक है, हर वक्त चेंज होती रहती है, तो आप उसको क्या कहते हैं हर साल चेंज होती रहती है, तो आप उसको हर साल उसको चेंज करोगे। या एसिड की इस तरीके की टाइप है कि उसकी मार्केट वैल्यू इतनी वॉलेटाइल नहीं है, हर 5 साल बाद 10 साल बाद उसकी क्या कहते हैं मार्केट वैल्यू में चेंज होता है, तो आप हर 5 से 10 साल बाद रीवैल्यू करते हो। कैसे कैसे करते हैं, आए एग्जाम्पल लेते हैं। लास्ट एग्जाम्पल, जो हमने प्लांट मंगाया था, ठीक है, चाइना से, 3,40,000 रुपये का हमें पड़ा था। उसके अंदर सारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट थी, डिसमेंटलिंग कॉस्ट थी, ठीक है, परचेज प्राइस थी। 3,40,000 रुपये का हमने इनिशियली रिकग्नाइज किया, ठीक है। I16 ने हमें इजाज़त दी, भाई इस वैल्यू पे आप अपने बुक्स अंदर लिख दो। हमने लिख दिया भाई, ठीक है। अब हम लोग 1 साल गुजरा, ठीक है, अब हमें इसकी क्या कहते हैं फॉर एग्जाम्पल 2 साल गुजर गए। अब हमें पता चला मार्केट में तो भाई ये 3,40 का नहीं चल रहा, मार्केट में ये तो चल रहे 4 लाख रुपए का, ठीक है। हमारे पास बुक्स में कितना रिकॉर्ड है, 3,40,000, मार्केट में कितने का चल रहा है, 4 लाख रुपए का। तो भाई इसकी तो मार्केट में वैल्यू बढ़ी हुई है, तो ये तो ज्यादा नहीं कि हम अपने क्या कहते हैं शेयर होल्डर्स को अपने बैलेंस शीट के अंदर दिखाने का भाई तो 3,40 का, जबकि मार्केट वैल्यू में 4 लाख रुपए का चल रहा है। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, रीवैल्यू कर देंगे। और कैसे क्या रीवैल्यू करेंगे, अपवर्ड रीवैल्यूएशन करेंगे। मतलब अपवर्ड मतलब यानी कि इसकी जो नेट बुक वैल्यू है, जो इसकी बुक वैल्यू, जो बुक हमने बुक में इसकी वैल्यू लिखी हुई 3,40,000, इससे ऊपर की वैल्यू 4 लाख रुपए के 4 लाख रुपए पे लेके चले जाएंगे। अपवर्ड रीवैल्यूएशन हुई है, यानी कि इसकी वैल्यू में गेन हुआ है, ठीक है, वैल्यू में इजाफा हुआ है, तो अपवर्ड रीवैल्यूएशन हुई है, ठीक है। रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर क्या होता है, या तो अपवर्ड रीवैल्यूएशन होती है या डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन होती है। अपवर्ड रिवैल्यूएशन हमने देखा कि 3,40,000 रुपये का हमारे पास ऐसे रिकॉर्ड था इनिशियली कॉस्ट पे, ठीक है। अब 2 साल बाद हमें पता चला, हमने मार्केट में पता लगाया इसकी, तो कि इसकी वैल्यू तो ये नहीं रही, तो अब हम इसको अपनी बुक्स के अंदर क्या कर देंगे, रीवैल्यू कर देंगे। कैसे रीवैल्यू करेंगे, इसकी 3,40,000 का भी है, 4 लाख रुपये का मार्केट में चल रहा है, 60,000 रुपये से इसको इसकी प्राइस की वैल्यू बढ़ा देंगे हम लोग बुक्स के अंदर, ठीक है। किस तरह बढ़ाएंगे अभी आते हैं उसके ऊपर, इसकी कैलकुलेशन के ऊपर। इसका ऑपोजिट डाउनवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। 3,40,000 रुपये का आपके बुक्स में लिखा हुआ है, 2 साल गुजरे, आपको पता चला भाई अब ये 3,40,000 रुपये का ये क्या कहते हैं इसकी मार्केट वैल्यू नहीं रही, अभी कितने की इसकी मार्केट वैल्यू चली 3 लाख रुपये की, 40,000 से इसकी वैल्यू गिर गई। तो ये तो ज्यादा है ना कि हमने जो मार्केट वैल्यू, जो एसेट मार्केट वैल्यू में 3 लाख रुपये का चल रहा है, हमने उसको 3,40,000 रुपये पे शो कराया हुआ है। भाई शेयर होल्डर जल जाएंगे, बोलेंगे भाई ये क्या तुम तो क्या कहते हैं विंडो ड्रेसिंग कर रहे हो, फालतू की वैल्यू आपने अपनी क्या कहते हैं बुक्स के अंदर बढ़ाई हुई है, इसको हमें ट्रू वैल्यू दिखाओ। तो ट्रू वैल्यू दिखाने के लिए जो मार्केट वैल्यू को रिफ्लेक्ट करती हो, हम लोग उसको क्या कर देंगे, रीवैल्यूएशन कर देंगे, डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन कर देंगे। यानी कि हम इसकी एसेट की वैल्यू को डिक्रीज नीचे ले आएंगे, 3,40,000 से 3 लाख पे ले आएंगे, 40,000 रुपये से इसकी रीवैल्यूएशन लॉस हो जाएगा, इसकी क्या कहते हैं इसकी वैल्यू में लॉस हो जाएगा, इसकी वैल्यू में कमी हो जाएगी, ठीक है। हमने क्या देखा, रीवैल्यूएशन अपवर्ड, यानी कि जब एसिड की वैल्यू बढ़ जाए, या रीवैल्यूएशन डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन कि जब इसकी एसिड की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, डाउनवर्ड ट्रेंड के थ्रू हो जाए, ठीक है। अब रीवैल्यूएशन, ठीक है, हमें रीवैल्यूएशन तो अब रीवैल्यूएशन हमने करी, ठीक है। अब इसके बाद हमने रीवैल्यूएशन कर दी, तो अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन किस तरह लगाएंगे, डेप्रिसिएशन सिंपल इस तरह लगाएंगे, जो इसकी रीवैल्यू क्या कहते हैं रीवैल्यूड अमाउंट आएगी, जो रीवैल्यूड कैरिंग अमाउंट आएगी। यानी कि फॉर एग्जांपल 3,40,000 रुपये का था एसिड, साल के एंड पे हमने देखा रीवैल्यूएशन करी, 4 लाख रुपये पे एसिड पहुंच गया अपवर्ड रीवैल्यूएशन के थ्रू, ठीक है। अब हम लोग जो इसकी डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो किस पे लगाएंगे, 4 लाख रुपये के ऊपर। यस, अब हम लोग इसकी रिवैल्यूएशन लगाएंगे 4 लाख रुपये के ऊपर। लेकिन डेप्रिसिएशन लगाने से पहले हमें एक काम करना ज़रूरी होगा। वो काम करना क्या ज़रूरी होगा कि भाई जब हमने क्या कहते हैं अपना एसिड को रीवैल्यू किया, तो रीवैल्यूएशन अपवर्ड हुआ, ठीक है। रीवैल्यूएशन के अंदर गेन आया, एसिड की वैल्यू के अंदर गेन आया, तो 4 जो हमने देखा 3,40,000 का था, अब 4 लाख का हो गया, 60,000 रुपये का जो गेन आया, वो गेन कहीं ना कहीं तो जाना चाहिए ना, कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करना चाहिए। वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, वो रिकॉर्ड करेंगे हम लोग OCI के अंदर, ठीक है। उसको हम रिकॉर्ड करेंगे एक रिजर्व के अंदर डाल देंगे। कैसे भाई, हम लोग एक रिजर्व खोलेंगे इक्विटी सेक्शन के अंदर, ठीक है, रीवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से, जिसका नाम होगा रीवैल्यूएशन सरप्लस। सरप्लस जो शो कर रहा होगा कि आपकी जो एसेट्स जो आपने रीवैल्यू करे, उसका जो गेन आया है वो सारा गेन इस रिजर्व के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। और उसकी एंट्री क्या बनेगी, फॉर एग्जाम्पल 60,000 रुपये से रीवैल्यूएशन गेन आ रहा था, तो आप क्या कर दोगे, एसिड की वैल्यू को आप बढ़ाओगे, PPE डेबिट,
ठीक है। 60,000 रुपये आप पीपी के क्या कहते हैं अकाउंट में डालोगे और 60,000 रुपये आप क्रेडिट कर दोगे कहाँ, रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर, ठीक है। रिजर्व क्या इक्विटी का पार्ट है, तो इक्विटी की नेचर कैसी होती है, क्रेडिट, तो आप उसको क्रेडिट कर दोगे, आप रिवैल्यूएशन रिजर्व को बढ़ा दोगे यानी कि 60,000 रुपये से, ठीक है। इस तरह और जो अगर रिवैल्यूएशन लॉस होता है उसके अंदर क्या करना पड़ता है, हमें उसके अंदर देखना पड़ता है कि एसिड की जो वैल्यू डिक्रीज हुई है उसके अंदर, तो हम लोग एसिड की वैल्यू को पहले डिक्रीज करेंगे, ठीक है, यानी कि पीपी क्रेडिट, और हम लोग देखेंगे क्या कहते हैं क्रेडिट कर देंगे उसको लॉस के अंदर दिखा देंगे, पीएनएल के लॉस के अंदर। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी क्या कहते हैं दो केस बन जाते हैं। एक केस ये, या तो अगर आपने पहले अपवर्ड रीवैल्यू करा हुआ है तो उसके अंदर जो लॉस आया है इस बार रीवैल्यूएशन करके लॉस आया है, ठीक है, इस साल, पिछले साल आपने रीवैल्यू करा था तो अपवर्ड रीवैल्यूएशन थी, इस साल आपने रीवैल्यू करा तो डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन हुई है, ठीक है, लॉस आ रहा है, पिछले साल गेन आया था इस बार लॉस आया, तो पहले इस बार जो लॉस आया पहले आप उसको सेटल करोगे पिछले साल के गेन के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल पिछले साल आया था गेन 100 क्या कहते हैं 60,000 रुपये का, इस बार जो आपका लॉस आया वो कितना लॉस आया, 40,000 रुपये का, तो 40,000 का जो लॉस आया, ठीक है, आप पहले उसको अपने रिवैल्यूएशन जो सरप्लस के अंदर पड़ा हुआ है, गेन जो आपको पड़ा हुआ है उसके साथ सेटल करोगे। कैसे, आप क्या कहते हैं 40,000 रुपये रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर से माइनस कर दोगे, तो अब रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितने रह जाएंगे, 20,000 रुपये, ठीक है। यही अमाउंट अगर एक्सेस में होता 60,000 रुपये से ज़्यादा होता, 80,000 रुपये होता, तो आप पहले सेटल करते रिवैल्यूएशन रिजर्व के साथ उस लॉस को 80,000 को, ठीक है, पूरा रिजर्व खाली होता था 60,000 का, 20,000 रुपये बचता, वो पीएनएल में लॉस में चले जाता, ठीक है। ये सारी आपने बातें पढ़ी होगी, अभी हम लोग रिविजन कर रहे हैं, सारा मेरा बताने का मकसद नहीं था लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया। मूविंग फॉरवर्ड, अपवर्ड रिवैल्यूएशन होती है, ठीक है, फेयर वैल्यू एसेट क्या कहते हैं, जो फेयर वैल्यू होती है एसेट की वो आपकी बढ़ जाती है, ठीक है, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन आपकी कम हो जाती है। तो हमने देखा कि जब अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगी तो कहाँ जाएगा उसका गेन, ओसीआई के अंदर क्या कहते हैं, और अगर पिछले साल का लॉस आ रहा होगा पीएनएल के अंदर, जिस तरह हमने लॉस को एडजस्ट करते हैं इस तरह गेन को भी हम एडजस्ट करेंगे। अगर पिछले साल आपने रिवैल्यू किया तो लॉस आ रहा था, इस साल आपने रिवैल्यू कर अपने एसेट को गेन आ रहे, तो पिछले साल के आप लॉस के साथ पहले एडजस्ट करोगे। इसी तरह हमने डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन में देखा कि अगर इस साल लॉस आ रहा है और पिछले साल गेन आ रहा है तो आप पिछले साल के साथ आप पहले गेन को एडजस्ट करोगे और इस साल आप क्या कहते हैं फिर आप क्या कहते हैं अपने बुक्स में रिकॉर्ड करोगे पिछले साल के गेन के साथ रिजर्व के साथ सेटलमेंट करके, ठीक है। तो ये आपने रिवैल्यूएशन देखा, ये है रिवैल्यूएशन मॉडल। रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर क्या होता है कि आप अपनी एसेट की वैल्यू को रीवैल्यू करते हो, ठीक है, और जो भी गेन और लॉस आता है आप उसको रिकॉर्ड करते हो अपने बुक्स के अंदर। अब ये सारा तो हो जाता है, अब रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर भी तो हम लोग को डेप्रिसिएशन लगानी होगी, बिल्कुल लगानी होगी। सिंपल आप लगाएं, जैसे आप कॉस्ट मॉडल पे लगाते हो वैसे आप इधर लगाएं, या क्या कहते हैं कॉस्ट मॉडल पे आप कॉस्ट पे क्या कहते हैं लगाते हो, रिवैल्यूएशन मॉडल पे आप क्या कहते हैं जो रीवैल्यूड अमाउंट आएगी, जो कैरिड अमाउंट आएगी, आप उसके ऊपर क्या कहते हैं लगाओगे, परसेंटेज लगाओगे डेप्रिसिएशन की। लेकिन इसके अंदर एक फ़र्क होता है कि जो आप पहले एसेट की वैल्यू पे रीवैल्यूएशन से पहले आप एसेट की वैल्यू पे क्या कहते हैं कॉस्ट पे आप लगाते आ रहे थे डेप्रिसिएशन, एसेट की वैल्यू रीवैल्यू हो गई, ठीक है। अब जो आप इसकी कहते हैं फॉर एग्जांपल अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो गई, गेन आ गया, ठीक है, 3,40,000 का था, 4 लाख का आपका हो गया एसेट, उसके ऊपर जब आपने डेप्रिसिएशन लगाई तो डेप्रिसिएशन लगाओगे तो वह एक्सेस में डेप्रिसिएशन आ रही होगी। पिछले सालों में जो आप डेप्रिसिएशन लगा रहे थे उससे ज़्यादा डेप्रिसिएशन आ रही होगी, तो उस एक्सेस डेप्रिसिएशन को आप रीवैल्यूएशन रिजर्व से माइनस करते हो, ठीक है। वो सारी बातें आपने पढ़ी हुई होगी अपने टीचर्स के थ्रू, मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। तो डेप्रिसिएशन के क्या मेथड्स हो सकते हैं, डेप्रिसिएशन किन मेथड्स के थ्रू आप लगा सकते हो। I16 बोलता है आप डेप्रिसिएशन जो मेथड आप मर्जी आप फॉलो करो, ठीक है। इसके अंदर आपका स्ट्रेट लाइन मेथड भी हो सकता है, ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी हो सकता है, डिमिनिशिंग मेथड भी हो सकता है, सम ऑफ डिजिट भी हो सकता है। वो ऐसे की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, आप ऐसे ही क्या कहते हैं कोई भी मेथड उठा के नहीं लगा दोगे, ये डिपेंड करता है कि एसिड की नेचर कैसी तरह की है। अगर एसिड की नेचर इस तरीके की है कि वो शुरू के सालों में ज़्यादा बेनिफिट देता है और फिर उसकी वैल्यू गिरती जाती है, तो आप क्या लगाओगे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। या एसिड की नेचर इस तरीके की वो क्या कहते हैं जो फ़ायदा अभी शुरू के सालों में दे रहा है वो आखिरी के सालों में भी उतने फ़ायदा देगा, उसके इतनी ज़्यादा उसकी बेनिफिट्स में कमी नहीं आएगी, सलाहियत में कमी नहीं आएगी उसकी बेनिफिट देने की सलाहियत में, तो आप उसके ऊपर क्या लगाओगे, स्ट्रेट लाइन मेथड। सिंपल एसिड की नेचर देख के आप अपने डेप्रिसिएशन का मेथड आप चूज़ करोगे अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ एसिड टू प्रोवाइड बेनिफिट्स। डेप्रिसिएशन कब से लगाना शुरू करोगे, जब एसिड अवेलेबल फॉर यूज़ हो,
जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। एसेट जब अवेलेबल फॉर यूज़ है, ये नहीं कि आप एसेट जब आप खरीद के लाए, जब आपने उसकी ओनरशिप आपके पास ट्रांसफ़र हो गई, जब उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके पास ट्रांसफ़र हो गया, जब से आपने डेप्रिसिएशन लगाना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं, ठीक है। एसेट जब आप करोगे जब अवेलेबल फॉर यूज़ हो, कब? हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि एसेट जब क्या कहते हैं फैक्ट्री तक आ गया था, उसको इंस्टॉलेशन हो गई थी, ठीक है, 3,40,000 रुपये के ऊपर हमने बुक्स के अंदर लिख दिया था, तो क्या जब से एसेट की डेप्रिसिएशन लगाना शुरू कर देते? नहीं, जब अवेलेबल फॉर यूज़ होता। अवेलेबल फॉर यूज़ कब होता? जब प्रोडक्शन देने के लिए रेडी होता, प्रोडक्शन करने के लिए तैयार होता, ठीक है। प्रोडक्शन करने के लिए तैयार क्या उस वक्त नहीं होता जब इंस्टॉलेशन हो गई थी? क्या पता हो गया, क्या पता नहीं हुआ? अगर हो गया था तो हाँ लगा देते, जब से शुरू कर देते। क्या पता 1 महीने बाद से होता? 1 महीने बाद से कैसे? क्योंकि अब 1 महीने तक हम उसकी ट्रायल रन करते रहते, ठीक है, उसको और सेट करते रहते, ठीक है। जब प्रॉपर एक्यूरेटली फिक्स हो जाए क्या कहते हैं प्लांट, ठीक है, या कोई भी बिल्डिंग जो भी आप लो, जब वो कंडीशन अवेलेबल फॉर यूज़ हो जाए, जब से आप डेप्रिसिएशन लगाना शुरू कर दो, वो अलग बात है। अब आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, अवेलेबल फॉर यूज़ तो हो गया, ठीक है, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, वो आपका हेडेक है। जब अवेलेबल फॉर यूज़ हो गया, उस कंडीशन में आ गया कि अब वो यूज़ हो सकता है, तो जब से आप उसकी डेप्रिसिएशन लगाना शुरू कर दो। भले आपने उसको एसेट को 1 साल पहले खरीदा हो, या जैसे ही आपने खरीदा अवेलेबल फॉर यूज़ हो गया, आप लगा दो। आपने एसी खरीदा, ठीक है, एसी का आपने क्या कहते हैं फॉर एग्जाम्पल मार्च में खरीद लिया, तो मार्च में आप क्या कहते हैं अवेलेबल फॉर यूज़ हो गया, नहीं, एसेट आपने लेके रखा हुआ अपने वेयर हाउस में, आप उसको फॉर एग्जांपल जून से आप इसको शुरू करोगे, तो जून से जब वो आप इसको इंस्टॉलेशन हो जाएगी, जब क्या कहते हैं जब वो अवेलेबल फॉर यूज़ होगा, जब से आप उसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करोगे। कैलकुलेट किस तरह करोगे? कैलकुलेट करोगे आप, डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन टाइम अपॉर्चुनेट बेसिस, ठीक है। कब? यानी कि आप उसको टाइम के बेसिस पे करोगे, ठीक है। जिस महीने से वो आए उस महीने से आप उसकी शुरू कर दोगे, ठीक है। जितने साल वो यूज़ हुए उस साल आप उसके क्या कहते हैं हम डेप्रिसिएशन लगाओगे। उस साल 1 साल के अंदर जितने महीने यूज़ हुआ आप उसको उस महीने के हिसाब से लगाओगे, यानी कि टाइम की बेसिस पे लगाओगे, डेज़ की बेसिस पे लगाओगे, मंथ्स की बेसिस पे लगाओगे, ईयर्स की बेसिस पे लगाओगे डेप्रिसिएशन। ये नहीं कि क्या कहते हैं एसेट क्या कहते हैं आपका अवेलेबल फॉर यूज़ हुआ मार्च में, ठीक है, आपने बोला कोई फॉर एग्जांपल आपका एसेट अवेलेबल फॉर यूज़ हुआ नवंबर में, आपने बोला कोई बात नहीं है, अभी तो 2 महीने रहते हैं साल में, अगले साल से इसकी डेप्रिसिएशन लगा देंगे। नहीं, आपको उन 2 महीनों को भी अकाउंट फॉर करना है, ठीक है। इस तरह आपको अच्छा डेप्रिसिएशन आपने लगा दी, डेप्रिसिएशन आपने लगाना शुरू कर दी। अब डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड किस तरह करोगे? सिंपल, डेप्रिसिएशन क्या है हमारा एक्सपेंस, तो एक्सपेंस कहाँ जाता है हमारा? कहते हैं P&L के अंदर, ठीक है। एक्सपेंस की नेचर किस तरीके की होती है वो आपको पता है। और क्या कहते हैं हाँ कुछ क्या कहते हैं ऐसी एसेट होते हैं जिनकी कुछ ऐसे क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन होती है जो प्रोडक्ट का पार्ट बनती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनती है। जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे होते हो, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आपके कहते हैं प्लांट की जो डेप्रिसिएशन होती है वो कॉस्ट का पार्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनती है, तो वो एक अलग बात है, वो फिर P&L में नहीं जाएगा, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर जाएगा। वो आप अगर कॉस्टिंग पढ़ो तो उसके अंदर आपको पता चलेगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन ये होती है। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन के मेथड्स हैं कि कौन कौन से? स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। वो कैसे चूज़ करोगे? वो आप चूज़ करोगे अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ द एसेट टू प्रोवाइड बेनिफिट, यानी कि एसेट की बेनिफिट देने की सलाह देने की तरीके पे आप उसकी मेथड चूज़ करोगे। कब से आप शुरू करोगे? जब अवेलेबल फॉर यूज़ होगा। कैसे कैलकुलेट करोगे? जब टाइम अपॉर्चुनेट बेसिस पे, टाइम बेसिस पे, ठीक है। जैसे जब वो अवेलेबल फॉर यूज़ होगा, जब से आप उसको क्या कहते हैं कैलकुलेट करना शुरू कर दोगे। और इसको कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे? P&L के अंदर, सिंपल एज एन एक्सपेंस। दैट वाज डेप्रिसिएशन। अब PP हम पहले उसको लेकर आए, ठीक है, ख़रीदा, उसको रिकग्नाइज़ किया इनिशियली, फिर उसको इनिशियली मेजरमेंट किया, फिर उसकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट देखी। अब जब अगर हम लोग एसिड को डिस्पोज ऑफ कर रहे होंगे, डी रिकग्नाइज कर रहे होंगे, डी रिकग्नाइज करना मतलब यानी कि हम उसको अपने बुक्स से निकाल ले होंगे। बुक्स आप कब निकालते हो? या तो जब आप उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हो, आप उसको बेच देते हो, कचरे में फेंक देते हो, किसी को दे देते हो, एक्सचेंज ट्रांसफ़र कर लेते हो, ठीक है। या सिंपल जब आपको लगे कि इट इज़ प्रॉबेबल दैट अब इसका कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपके पास नहीं आएगा, ठीक है, और वो कोई किसी भी तरीके से हो सकता है। आप बेच दो तो आपके पास उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। आप उसको क्या कहते हैं ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है, एक्सचेंज ट्रांसफ़र के थ्रू, तो उससे भी आपके पास फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं आएंगे, तो आप उसको डी रिकग्नाइज करते हो। डी रिकग्नाइज कैसे करते हो? आप अपनी बुक्स के अंदर से उसको निकाल देते हो। बुक्स के अंदर जब आप रिकॉर्ड करते हो, जब ऐड करते हो, तो आप क्या करते हो? PP डेबिट, ठीक है। अब जब आप इसको निकालो तो क्या करोगे? PP क्रेडिट, सिंपल,
तो ये चीज़ थी। और अगर कोई और एक और बात नोट कर लें आप, अगर कोई ऐसा एसेट ऐसा पीपी है जो पहले रीवैल्यूड हुआ था, जो पहले हमने उसको रीवैल्यूड कर दिया था उसकी यूजफुल लाइफ के दौरान, अब हम उसको बेच रहे हैं, तो उसके जो रीवैल्यूड हुआ था, जो उसके रीवैल्यूशन हुई होगी उस साल के उन सालों में, उसके ऊपर कोई गेन वेन आया होगा, वो हमने इस गेन सरप्लस में पढ़ा हुआ होगा, रीवैल्यूशन सरप्लस में, रीवैल्यूशन रिजर्व में पढ़ा हुआ होगा। तो जब आप उसको उस एसेट को बेच रहे हो तो अब हम क्या करें, उस एसेट को जब आप डी रिकॉग्नाइज करो तो उस रिवैल्यूशन रिजर्व के अंदर जो उस गेन पड़ा हुआ है, सरप्लस पड़ा है, उसका क्या करें? कुछ नहीं करो, मर्जी है आपकी। या तो आप उसको उस रिजर्व के अंदर ही पड़े रहने दो उस गेन को, या आप उसको क्या करो, आप उसको क्या कहते हैं रिटेन अर्निंग्स के अंदर क्या कहते हैं ट्रांसफ़र कर दो। वो तो आपकी मर्जी, कंपनी की पॉलिसी है। तो हमने आज की वीडियो में देखा कि सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे होती है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे होती है? दो मॉडल्स के थ्रू, रिवैल्यूएशन मॉडल के थ्रू और कॉस्ट मॉडल के थ्रू। कॉस्ट मॉडल के थ्रू हमने क्या देखा कि सिंपली आप कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दो। रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर हमने क्या देखा, आप डेप्रिसिएशन लगा दो रीवैल्यूड अमाउंट पे। और रीवैल्यूड अमाउंट कैसे आती है? आप मार्केट वैल्यू से अपनी एसेट की नेट बुक वैल्यू कंपेयर करते हो। अगर एसेट की अगर क्या कहते हैं मार्केट वैल्यू सेम होती है तो कुछ नहीं करोगे, रीवैल्यू नहीं करोगे। अगर मार्केट वैल्यू बढ़ी हुई होती है आपकी नेट बुक वैल्यू से, तो आप एसेट को अपनी बुक्स में रीवैल्यू कर देते हो, अपवर्ड रीवैल्यूएशन कर देते हो, गेन दिखा देते हो। अगर मार्केट वैल्यू कम होती है आपकी नेट बुक वैल्यू से, तो आप एसेट को डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन कर देते हो, लॉस दिखा देते हो, रीवैल्यूएशन लॉस। ठीक है, और वो कहाँ जाते हो? वो सारे रिजर्व के अंदर जा रहा होता है आपका गेन, और लॉस के अंदर होता है पीएनएल के अंदर। डेप्रिसिएशन लगाते हो आप। डेप्रिसिएशन हमने देखा कि कितने मेथड्स हैं, कब से लगेगी, कब से क्या कहते हैं किस बेसिस पे रिकॉर्ड होगी और कहाँ पे रिकॉर्ड होगी, पीएनएल के अंदर रिकॉर्ड होगी। ठीक है, और डी रिकॉग्नाइज आप कब करते हो? जब आपको लगेगा उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपके पास नहीं आएगा, और कैसे भी हो सकता है आप डिस्पोज ऑफ कर दो, आप बेच दो, सेल कर दो, आप उसको क्या कहते हैं तोड़ के फेंक दो, कुछ भी कर दो एसेट को। तो दैट वाज इट। हमने 2 वीडियोज़ के अंदर हमने अपना क्या कहते हैं I16 रिवाइज़ किया, जिसके अंदर पहली वीडियो के अंदर हमने देखा इनिशियल रिकग्निशन, पीपी की डेफिनेशन, इनिशियल मेजरमेंट। इस वीडियो के अंदर हमने सब्सिक्वेंट मेजरमेंट देख ली, डेप्रिसिएशन देख लिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी किस टॉपिक के ऊपर होने चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड दिस वाज द थ्योरेटिकल पार्ट। इफ़ यू वांट मी टू कवर द प्रैक्टिकल पार्ट एज वेल, जिसके अंदर मैं कोई एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ रहा हूँ या पास पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, आई कैप का सॉल्यूशंस, आई कैप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो इफ़ यू वांट दैट वीडियो एज वेल, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल श्योरली मेक अ वीडियो इन दैट एज वेल। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Stay focused on your exams. Till then, take care. Allah Hafiz.